नमस्ते मित्रों। इनकम टैक्स में सेक्शन 43BH इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है। इस साल से ये एप्लीकेबल है। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की पेमेंट MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत नहीं करते हैं तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, और जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तब वो खर्चा आपका अलाउ किया जाएगा। आइए समझते हैं कि है क्या। आपने वैसे कई वीडियोस देखे होंगे इसके बारे में या और भी पढ़ा होगा। तो मैं एज ए क्लाइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आपसे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और हम किस तरह आगे प्रोसीड करें ताकि ऑडिट के समय या रिटर्न फाइलिंग के समय हमें परेशानी ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि MSME डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 15 में क्या कहा गया है। उस सेक्शन में कहा गया है कि यदि आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई सामान खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उसकी पेमेंट आप 15 दिन के अंदर अंदर करेंगे, या अगर आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट है तो उसकी पेमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक करेंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट में जो डेट होगी वो 45 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। अगर 45 दिन से ज़्यादा की है तो 45 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करेंगे। अगर आप ये पेमेंट्स इस हिसाब से नहीं करते तो MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम इनकम टैक्स की अभी हम बात करने यहाँ बैठे हैं आज। अच्छा, अब इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 43BH जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत पेमेंट नहीं करते, यानी आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के अंदर नहीं करते, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा, और वो तभी अलाउ होगा जब आप उसकी पेमेंट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 1 लाख रुपए का सामान किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज से लिया या सर्विसेज ली 1 लाख रुपए की। अब इसकी पेमेंट आपने 15 दिन के अंदर अंदर करनी है। अब अगर आप 15 दिन में इसकी पेमेंट कर देंगे तो ठीक है। यदि आप नहीं करेंगे तो जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे वो डेट को आपका ये खर्चा माना जाएगा। मान लीजिए अप्रैल 2023 में आपने कोई सामान खरीदा था, 15 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपए का, उसकी पेमेंट आपने 30 अप्रैल तक करनी थी, जो आपने नहीं की। उसकी पेमेंट आप अब 15 जनवरी 2024 को करते हैं, तो ये खर्चा आपका 15 जनवरी 2024 का माना जाएगा। लेकिन इसका हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023-24 ही चल रहा है। अगर आपने थोड़ा लेट भी किया तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यही पेमेंट अगर आपने अप्रैल 2024 में की तो 2023-24 के साल में ये 1 लाख रुपए आपकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और 2024-25 में ये जो 1 लाख रुपए आपने पे किए हैं इसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। उस साल आपके प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए कम कर दिया जाएगा। नेट इफेक्ट इसका ये होगा कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 30% स्लैब में हैं तो आपको 30,000 रुपये का टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा जाएगी। अब ओवरऑल इफेक्ट इसका ये आता है कि 31 मार्च को हमने ये देखना है कि हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं, देनदारियाँ कितनी हैं, और उसमें से MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं, अगर और उनकी पेमेंट कब ड्यू थी और आपने की या नहीं की। यदि आपने उनकी पेमेंट डिले कर दी है, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं या 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो एज ए ऑडिटर मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। मैं उस चीज़ को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3CD, 3CA, 3CB जो हमारी रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें मैं इसको लिखूंगा कि आपने ये पेमेंट नहीं की है, और ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा ये। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि इस तरह की यूनिट्स की पेमेंट्स आप 31 मार्च से पहले पहले कर दें ताकि आपको और हमें किसी को भी कोई इसमें परेशानी ना हो। अब बात करते हैं ये रूल किन लोगों पे लागू होता है। जितने भी इनकम टैक्स एसएससीज हैं जो बिज़नेस करते हैं और जो माल खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, ये सबके ऊपर लागू होता है। सब ने ये ध्यान रखना है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट
टाइमली कर दें, और अगर डिले भी हुई है तो 31 मार्च से पहले पहले करके इस पॉइंट से बाहर निकल आए। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब है जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और जिनकी टर्नओवर यानी सेल 5 करोड़ तक है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब है जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर या सेल 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच है। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा यूनिट माइक्रो स्मॉल में आता है और कौन सा मीडियम और लार्ज में आता है। इसके लिए आपके जितने भी सप्लायर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको उनको एक चिट्ठी निकालनी पड़ेगी ये पूछने के लिए कि भैया आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज तो नहीं है। आप ये चिट्ठी ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट, कोरियर, रजिस्टर्ड डाक से भेजिए और अपने पास रिकॉर्ड रखिए कि आपने इनको ये चिट्ठी भेजी है या मेल भेजी है। इसमें आप ये उनसे पूछिए कि साहब आप ये बताइए कि आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या आपने माइक्रो एंड स्मॉल अगर आप आते हैं तो क्या आपने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई है, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाई है तो हमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सर्टिफिकेट, जिसे उद्योग आधार भी कहते हैं, वो आप हमें दीजिए। जो लोग आपको ये उद्योग आधार अपना दे देते हैं उनको आप मान लीजिए कि वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है। जो नहीं देते हैं उनको 5-7 दिन के बाद एक दोबारा नोटिस भेजिए और उसमें ये भी लिख दीजिए कि अगर आपका कोई जवाब नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई जवाब नहीं आता तो आप निश्चिंत होकर सोच सकते हैं कि वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑडिट में हम इसको किस प्रकार लेंगे। जब मैं आपका ऑडिट करूंगा तो मैं आपसे ये मालूम करूंगा कि क्या आपने इनको चिट्ठियां लिखी हैं। अगर आपने कोई इनको चिट्ठियां लिखी हैं या मेल की है तो मैं आपसे उसकी डिटेल लूँगा कि आप मुझे उसका प्रूफ दिखाइए कि आपने इनको ये मेल किया है। उसके बाद इनके जो जवाब आए हैं वो मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे इनके जवाब दिखाइए जो आपने आए। आपको एक फ़ाइल मेंटेन करनी पड़ेगी जो मैं आपकी देखना चाहूँगा। उसको देखने के बाद मैं ये डिसाइड करूँगा कि इसमें से कौन माइक्रो और स्मॉल में आते हैं, और फिर आपके मैं जो देनदारियाँ हैं 31 मार्च की वो मैं चेक करूँगा, और उसमें अगर कोई ऐसा मिला कि माइक्रो और स्मॉल है और आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मुझे ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि इसकी पेमेंट टाइमली नहीं हुई है और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत ही केयरफुल रहने की हमें ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि चिट्ठियां तो आप ठीक है लिखेंगे और पता कर लेंगे, एक दूसरा रास्ता भी है जानने का कि वो आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है या नहीं। कईयों के इनवॉइस या बिल के ऊपर भी लिखा होता है एमएसएमई का नंबर, तो अगर वो लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि आपको पता है कि वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, भले ही वो आपको जवाब देता है चिट्ठी का या नहीं देता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ट्रेडर्स से अगर आप माल खरीदते हैं तो ये एमएसएमई वाला कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता, जैसा कि आज तक हमें बताया गया है या जो मेरी स्टडी है इसके बारे में। लेकिन अगर कोई ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, यानी एक सप्लायर है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और ट्रेडिंग भी करता है, तो उस पर ये लागू होगा, और उसका स्टेटस अगर माइक्रो और स्मॉल है तो आपको उसकी पेमेंट 15 दिन में करनी है। अब एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 15 दिन में या 45 दिन में, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन में पेमेंट करनी है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई रिटर्न एग्रीमेंट उनके साथ हुआ हो, वर्बल एग्रीमेंट कोई मायने नहीं रखता। और इनवॉइस के ऊपर अगर किसी सप्लायर ने कुछ लिख रखा है कि पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज या पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 45 डेज या 60 डेज, तो वो जो नंबर ऑफ डेज लिखे हैं वो एग्रीमेंट, उसको भी हम एग्रीमेंट ही मानते हैं। आपने उसके अंदर अंदर वो पेमेंट करनी है, पर वो ध्यान रखते हुए कि 45 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते आप। अब एक सवाल किसी ने उठाया था कि अगर हम पार्शियल पेमेंट कर देते हैं तो उसका क्या होगा। 1 लाख का माल खरीदा, 50,000 हमने दे दिए, 50,000 नहीं दिए, तो उसमें मेरा मानना है कि 50,000 रुपये आपकी इनकम में जो आपने पेमेंट नहीं की है 50,000 की, वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा।
एक सवाल दूसरा उठा था कि अगर चेक हम दे दें उनको 31 मार्च की डेट का और वो प्रेजेंट ना करें कई महीने तक, मतलब 3 महीने का जैसे टाइम होता है, तो अगले 90 दिन के बाद उसको प्रेजेंट करेंगे बैंक में, तो भाई साहब ये एक गलत तरीका होगा अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। एक आध केस में तो बात समझ में आती है कि हमने किसी को चेक दिया और उसने नहीं लगाया, पर अगर कोई ये कहेगा मेरे को कोई मेरा क्लाइंट आके ये कहता है कि जी हमने 20 लोगों को चेक इशू किए और किसी ने भी ये चेक नहीं लगाए 90 दिन तक या 80 दिन तक, तो ये बात मानने वाली नहीं होगी और ऑडिट में इसको कवर करना पड़ेगा मुझे। फिर एक क्वेश्चन उठता है डिस्प्यूट्स का कि जैसे माल आपके पास आया, माल ख़राब था, आपने उसकी पेमेंट रोकी हुई है या आपस में डिस्प्यूट है, कोई रेट के बारे में डिस्प्यूट हो रहा है, तो ऐसे केस में वो 15 दिन और 45 दिन का कैसे हम लेंगे। तो उसके बारे में मेरा विचार है कि एक आध केस में ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है और जब डिस्प्यूट सेटल होगा तभी आपने उसकी, तब से वो 15 दिन या 45 दिन का पीरियड शुरू होगा। लेकिन डिस्प्यूट के केस एक आधा तो समझ में आता है, पर आप बोले कि जी 10 सप्लायर्स के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है या 20 के साथ चल रहा है, तो ये मानने वाली बात नहीं होती है। एक और चीज़, कईयों ने ये पूछा कि 1 अप्रैल 2023-24 से ये कानून लागू हुआ है, तो अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले की कोई पेमेंट ड्यू है तो क्या उस पर भी ये कानून लागू होगा? तो इसका जवाब है कि उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। हमने जो माल खरीदा है या सर्विसेज ली हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, वो खर्चा अलाउ होना है या डिसअलाउ होना है। अगर उसके पहले की कोई देनदारी पड़ी हुई है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। एक और सवाल उठता है कि जो भी इनवॉइस तो बन जाता है 3 तारीख को, माल हमारे पास पहुंचता है 10 तारीख को, तो 3 तारीख से 15 दिन गिनने हैं या 10 तारीख से गिनने हैं? तो इसका जवाब ये है कि 10 तारीख से वो दिन गिनने हैं। अब 10 तारीख कैसे एस्टेब्लिश होगी या माल की डिलीवरी की डेट कैसे एस्टेब्लिश होगी, ये ट्रांसपोर्ट की हमारे पास रिसीट होती है, या अगर आप फैक्ट्री में हैं तो आपका गुड्स रिसीट नोट बनता है, कुछ आपके अपने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिसमें साबित होगा कि माल आपको किस दिन मिला था, तो उस दिन से ये कैलकुलेट किया जाएगा। एक और चीज़, 31 मार्च को जो आपकी पेमेंट्स खड़ी हैं उसमें स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस की पेमेंट भी मान लो है। अब वो माल आपने खरीदा था 25 मार्च को, तो 15 दिन पूरे होते हैं हमारे 10 अप्रैल को, तो उसमें मैं देखूंगा कि क्या आपने उसकी पेमेंट 10 अप्रैल को कर दी है या नहीं की है। अगर उसकी पेमेंट 10 अप्रैल 2024 को नहीं हुई तो वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें सही रिकॉर्ड अपना मेंटेन करें, अपने सप्लायर्स से सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें जिनके नहीं मिलते हैं, या जो ये कहते हैं कि हम तो जी मीडियम या लार्ज एंटरप्राइज हैं, उनकी पेमेंट पे ये कानून लागू नहीं होता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स तैयार करें जिससे कि हमें ऑडिट के समय परेशानी ना हो, और आपका भी, मैं नहीं चाहूँगा कि आपको खाम खा कर टैक्स फालतू देना पड़े या इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़े। तो आइए हम अपने अकाउंट्स प्रॉपर वे में मेंटेन करें और प्रॉपरली ऑडिट करें। नमस्ते।